25 से 40%। सोचिए, 25 से 40%। ये कोई आम आंकड़ा नहीं है। ये उस नए और बेहद खतरनाक इबोला प्रोमैक्स बुंदुबुगियो वेरिएंट की मृत्यु दर यानी फैटेलिटी रेट है, जिसने अचानक पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। खतरा असल में कितना बड़ा है, ये आंकड़ा खुद बयान कर रहा है। तो आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। 17 मई को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इस नए आउटब्रेक को लेकर एक अभूतपूर्व ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित की है। आज हम सिर्फ ऊपरी आंकड़ों पर बात नहीं करेंगे, बल्कि उस पूरी पिक्चर को समझेंगे कि आखिर ये सिचुएशन यहां तक पहुंची कैसे और ये वेरिएंट इतना डेडली क्यों माना जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पहला हिस्सा, तत्कालिक खतरा, यानी इस वक्त एग्जैक्टली ग्राउंड पर क्या हो रहा है। ग्राउंड रियलिटी वाकई में परेशान करने वाली है। ये अब किसी दूर दराज के जंगल तक सीमित नहीं रह गया है। डीआरसी यानी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में ही 140 से ज्यादा मौतों और 650 से ज्यादा संदिग्ध मामलों के साथ ये वायरस अब घनी आबादी और इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स तक पहुंच चुका है। रिपोर्ट्स कंफर्म करती हैं कि 6 अमेरिकी नागरिक भी इसकी चपेट में हैं। पर सबसे डरावनी बात क्या है, वो ये कि इस वेरिएंट के लिए अभी तक कोई स्वीकृत वैक्सीन या सटीक इलाज मौजूद ही नहीं है। इसके फैलाव की स्पीड और असर को देखते हुए ही 18 मई को एहतियात के तौर पर इंटरनेशनल ट्रैवल बैन्स तुरंत लगाने शुरू कर दिए गए हैं। दूसरे हिस्से पर आते हैं, अनियंत्रित फैलाव की टाइमलाइन। ये समझना बहुत जरूरी है कि सिस्टम से ये बड़ी चूक आखिर हुई कहां। अगर आप इस टाइमलाइन को ध्यान से देखें तो समझ आएगा कि एक छोटी सी देरी कितना बड़ा तूफान ला सकती है। 24 अप्रैल को पहला संदिग्ध केस आता है, एक 59 साल के हेल्थ केयर वर्कर में। 27 अप्रैल को उसकी मौत हो जाती है, लेकिन WHO द्वारा अलर्ट आने में 5 मई लग जाता है और फाइनल कंफर्मेशन की ये बुंदीबुगियो वेरिएंट है, वो आती है सीधे 14 मई को। तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 16 मई को ये युगांडा के कंपाला तक पहुंच गया, जो कि 40 लाख की आबादी वाला एक बेहद व्यस्त शहर है। यानी इस 2 हफ्ते के अनडिटेक्टेबल विंडो में वायरस ने तेजी से बॉर्डर क्रॉस कर लिया। तीसरा हिस्सा, वायरस का हमला। अब ये बायोलॉजिकल थ्रेट ह्यूमन बॉडी में एंटर करने के बाद कैसे ऑपरेट करता है, आइए देखते हैं। इस पूरी चेन रिएक्शन की शुरुआत होती है उस स्पेसिफिक टाइम से जिसे एक्सपर्ट स्पिलओवर मोमेंट कहते हैं। होता यह है कि फ्रूट बैट जैसे जानवर इस वायरस को कैरी करते हैं पर खुद बीमार नहीं पड़ते, लेकिन जैसे ही वायरस किसी तरह इंसान में जंप करता है वो स्पिलओवर हो जाता है और वहीं से शुरू होती है एक ऐसी चेन जिसे रोकना बेहद मुश्किल हो जाता है। उस स्पिलओवर के बाद शरीर के अंदर का प्रोग्रेशन सच में डरावना है। पहले कदम में लगभग 2 से 21 दिन तक का इंक्यूबेशन पीरियड होता है, जिसमें कोई लक्षण यानी सिम्टम्स नजर ही नहीं आते। फिर आम बुखार या थकान होती है जो किसी नॉर्मल फ्लू जैसी लगती है, इसलिए अर्ली डिटेक्शन ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। लेकिन फिर अचानक स्थिति बिगड़ती है, इंटरनल और एक्सटर्नल ब्लीडिंग शुरू होती है और अंत में ऑर्गन फेलियर के कारण मरीज सिस्टम शटडाउन में चला जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। इस खतरे को समझने के लिए चलिए हंटा वायरस से इसका डायरेक्ट कंपैरिजन देखते हैं। हंटा वायरस का R वैल्यू 1 से भी कम है, क्योंकि वो इंसानों के बीच रेयरली ही फैलता है। लेकिन दूसरी तरफ इबोला का नया स्ट्रेन है जो बॉडीली फ्लूइड्स के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से तेजी से फैलता है। सबसे खतरनाक बात, ये इन्फेक्टेड डेड बॉडीज से भी हेल्दी इंसानों में जा सकता है। यही बड़ा रीजन है कि इसका R वैल्यू इतना हाई है, खासकर उन हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए जो फ्रंट लाइन पर मरीजों को ट्रीट कर रहे हैं। चौथा हिस्सा देखते हैं, पिछले आउटब्रेक्स का इतिहास। हिस्ट्री को समझना इसलिए जरूरी है ताकि हम नए खतरे का सही आकलन कर सकें। इस डेटा को देखिए, ये साफ बताता है कि अलग अलग वेरिएंट्स बिल्कुल अलग तरीके से बिहेव करते हैं। 1976 में कॉन्गो के जायरे स्ट्रेन में मृत्यु दर लगभग 88% थी। वहीं 2014-16 का वेस्ट अफ्रीकन एपिडेमिक देखिए, 30,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हुए और 11,000 से ज्यादा जाने गईं। ये नंबर्स हमें बताते हैं कि क्यों इस वायरस का हर एक नया वेरिएंट ग्लोबली रेड अलर्ट ट्रिगर कर देता है। पांचवा हिस्सा, जियोपॉलिटिक्स और फंडिंग कट्स। बीमारियां सिर्फ बायोलॉजिकल रीजन से आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होती, वहां के एनवायरनमेंट का बड़ा रोल होता है। कॉन्गो के जमीनी हकीकत बेहद कॉम्प्लिकेटेड और दिल दहलाने वाली है। वहां पूर्वी डीआरसी में 100 से ज्यादा विद्रोह गुट, जिसमें M23 और ADF शामिल हैं, मिनरल्स पर कब्जे के लिए आपस में लड़ रहे हैं। वहां इतना आतंक और हिंसा है कि लोग अपने घर छोड़कर लगातार पलायन कर रहे हैं। इस माहौल में लोग मेडिकल ट्रीटमेंट सेंटर्स जाने तक से घबराते हैं। ऐसे वॉर जोन में भला किसी वायरस को प्रॉपरली आइसोलेट कैसे किया जा सकता है? यह लगभग असंभव सा हो गया है।
और सिर्फ ग्राउंड कॉन्फ्लिक्ट्स ही नहीं, इंटरनेशनल लेवल पर जियोपॉलिटिकल डिसीजंस भी बहुत असर डालते हैं। सोर्सेस की माने तो हाल ही में आई ये 2 बड़ी खबरें इसका प्राइम एग्जाम्पल हैं। जनवरी 2025 में यूएसएड के $40 बिलियन के बजट को फ्रीज करना और फिर जनवरी 2026 में अमेरिका का औपचारिक रूप से डब्ल्यूएचओ से बाहर होना। हम यहाँ ऑब्वियसली किसी राजनीतिक पक्ष की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि प्योरली इन डिसीजंस का ग्लोबल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और मेडिकल रिस्पॉन्स पर क्या डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ा है, इस सोर्स मटेरियल के जरिए उस पर रोशनी डाल रहे हैं। इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में एक बड़ा मुद्दा स्टॉप स्पिलओवर प्रोग्राम का भी है। ये $100 मिलियन का सर्वेलेंस प्रोग्राम था, जिसका मेन काम ही था अनअर्ली वायरस जंप्स को ट्रैक करना जो जानवरों से इंसानों में आते हैं। लेकिन रिपोर्ट्स हवाला देती हैं कि डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी द्वारा इन प्रोग्राम्स की फंडिंग कट की गई, जो एक मेजर फैक्टर रहा, जिस वजह से इस नए इबोला वेरिएंट को वक्त रहते डिटेक्ट नहीं किया जा सका। अर्ली डिटेक्शन मिस हो गया और वायरस को फैलने का ओपन टाइम मिल गया। छठा और आखिरी हिस्सा, महामारी के जोखिम का आकलन। आखिर इस वक्त ग्लोबली कितना बड़ा खतरा है हमारे सर पर? यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि क्या ये नया कोविड बनने वाला है? तो एक्सपर्ट एनालिसिस को थोड़ा ध्यान से समझते हैं। कोविड-19 की तरह इबोला का वर्तमान रूप एयरबॉर्न यानी हवा के जरिए नहीं फैलता। ये एक राहत की बात है। ये केवल संक्रमित बॉडीली फ्लूइड्स के डायरेक्ट कांटेक्ट से ही फैलता है। इसलिए इसके प्योरली करंट फॉर्म में पूरी दुनिया को तुरंत लॉकडाउन कर देने वाली पेंडेमिक बनने के चांसेस अपेक्षाकृत काफी कम है। लेकिन एक बात तो हमें जरूर समझनी होगी, जो इस एक्सप्लेनर का बेसिक टेक अवे भी है। भले ही हम ग्लोबल लेवल के वायरस आउटब्रेक्स को कंट्रोल ना कर सकें, पर हम उनके इम्पैक्ट को झेलने की तैयारी तो कर ही सकते हैं। मेडिकल इमरजेंसीज अचानक आती हैं, इसलिए फैमिली को फाइनेंशियली सिक्योर रखना, सही हेल्थ एंड टर्म इंश्योरेंस कवर मेंटेन करना, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कंप्लीटली हमारे हाथ में है। प्रिपरेशन ही हमारा सबसे बड़ा बचाव है। तो इस एक्सप्लेनर को अब हम एक बेहद गंभीर और परेशान करने वाले सवाल पर एंड करना चाहेंगे। हम जानते हैं कि वायरसेस लगातार म्यूटेट होते रहते हैं। तो क्या होगा अगर ठीक से कंट्रोल ना हो पाने की वजह से इस बुंडीबुगियो वेरिएंट का जेनेटिक कोड अचानक म्यूटेट हो जाए? क्या होगा अगर ये हवा के जरिए फैलने की क्षमता विकसित कर ले? क्या तब हम अगली ऐसी ग्लोबल महामारी का सामना कर रहे होंगे जिसे रोक पाना किसी के बस में ना हो? ये एक ऐसी पॉसिबिलिटी है जिस पर लगातार पूरी दुनिया की नजरें बनी रहेंगी।